नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आदर्श विलयन। देखो आदर्श विलयन है क्या? आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि राउल्ट का नियम है क्या, ठीक है। आदर्श विलयन के लक्षण और गुण क्या है हमारे, कि यह पहला ही क्या है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आदर्श विलयन बनाने में न तो ऊर्जा अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है, यानी न तो ऊर्जा बनती है और ना ही खर्च होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, विलयन के एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, ठीक है। यानी एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0, ठीक है, शून्य होता है। चौथा पॉइंट हमारा, विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आदर्श विलयन के बाद आता है हमारा अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन है क्या, देखो अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या है? जस्ट आदर्श विलयन का क्या है? उल्टा, यानी ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। क्या है अनादर्श विलयन? कि जिसका आदर्श विलयन का क्या है? जस्ट उल्टा। आदर्श विलयन में क्या होता है कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर वो क्या करते थे? राउल्ट के नियम का पालन करते थे, और ये क्या है? ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके लक्षण या गुण क्या है? तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारी डेफिनेशन से आ जाएगा कि यह राउल्ट के नियम का पालन, आदर्श विलयन में क्या होता था? यह राउल्ट के नियम का पालन करते थे, और अनादर्श में क्या हो जाएगा? यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। और दूसरा पॉइंट क्या था आदर्श विलयन में? कि आदर्श विलयन बनाने में न तो ऊर्जा अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब ये, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनादर्श विलयन बनाने में ऊर्जा अवशोषित तथा उत्सर्जित होती है, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, कि विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है? उसमें शून्य होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विलयन के एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, ठीक है बच्चों। यानी डेल्टा एच मिक्सिंग या मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है? विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के इसमें क्या होता है? आदर्श विलयन में के बराबर होता है। तो लेकिन अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा? अनादर्श विलयन में हो जाएगा विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होता है। क्या? बराबर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऋणात्मक तथा धनात्मक विचलन। क्या है बच्चों? धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन, ठीक है। धनात्मक तथा ऋणात्मक
विचलन। ठीक है, क्या है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक? धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी विलयनों का वाष्प दाब। क्या हो जाएगी? विलयनों का वाष्प दाब। विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रागुक्त क्या कहेंगे इसे? प्रेडिक्ट किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम होता है। यदि यह अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यदि कम होगा तो वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा? यदि कम होगा तो वो करेगा हमारा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। यदि यह कम होता है तो यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अणु संख्या का गुणधर्म। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म है क्या? देखो, अणु संख्या गुणधर्म विलयनों के उन गुणधर्मों को कहते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक क्या है? अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म इस प्रकार है। पहला क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, दूसरा है हिमांक का अवनमन, तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन और चौथा है परासरण व परासरणता। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट क्या है हमारा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है क्या? तो वाष्प दाब का क्या है? वाष्प दाब का पहला पॉइंट हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो वाष्प दाब वाष्प दाब क्या है? देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले भी बताया था। वाष्प दाब क्या है? वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं हम? वाष्प दाब क्या है? वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, और आपेक्षिक का मतलब होता है यहाँ पर संबंध। अवनमन का मतलब होता है कमी। यानी हम यहाँ पर किसके बारे में चर्चा करेंगे? जो वाष्प दाब विलयन में वाष्प दाब में जो कमी आएगी हम उसके संबंध में क्या करेंगे? यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो इसको और समझो। मान के चलो ये क्या हमारा कोई कंटेनर है।
ठीक है। इसमें क्या है, हमारा शुद्ध जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, शुद्ध, क्या है ये, शुद्ध जल। ठीक है, ये क्या है, हमारा शुद्ध जल। ठीक है। अब देखो, जब हम इसको नीचे से हीट करेंगे, हीट देंगे मतलब, ठीक है, यानी जब इसे हम नीचे से हीट देंगे तो ये क्या होगा, शुद्ध जल वाष्प बनकर क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा। ये क्या है, हमारी वाष्प। ठीक है, शुद्ध जल क्या होगा, शुद्ध जल वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। ठीक है। अब देखो, उसके बाद अगर हम ले लें, ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो शुद्ध जल का वाष्प दाब, ठीक है, क्या हो जाएगा, P1 नॉट। अब नॉट क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहा है, शुद्ध की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास है कोई दूसरा कंटेनर। अब देखो इसमें क्या है, ये है हमारा नमक प्लस पानी। अच्छा बताओ बच्चों मुझे, इसमें क्या था, शुद्ध जल था, तो ये जल क्या हो गया, ये जल क्या हो गया, हमारा विलायक हो गया। ठीक है। और देखो इसमें क्या है, नमक और पानी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा विलयन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, विलयन बन गया हमारा। ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, इसे नीचे से हीट देंगे, क्या करेंगे, जब हम इसे नीचे से हीट देंगे तो क्या होगा, जो नमक के कण है यहाँ पर, ठीक है, जो नमक के कण है वो क्या करेंगे, जो जल है उसको वाष्प बनने से, या जो नमक है वो क्या है, एक अवाष्पशील पदार्थ है हमारा, क्या है, एक अवाष्पशील पदार्थ। यानी अवाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है जो वाष्प, यानी जो वाष्प बनकर उड़े नहीं। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अवाष्पशील पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या था, नमक था और पानी था, तो ये नमक के कण क्या करेंगे, ये विलयन के वाष्प दाब में क्या करेंगे, कमी करेंगे, यानी उसको भाप बनने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, यहाँ विलयन का वाष्प दाब हमारा ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, जो ये नमक के कण है ये क्या कर रहे हैं, विलयन के वाष्प दाब में कमी, विलयन के वाष्प दाब में कमी। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में आपके। ठीक है, तो अब इस देखो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नमक क्या है, एक अवाष्पशील, क्या है, अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, किसमें मिला रहे हैं हम, ठीक है, किसमें मिला रहे हैं हम, विलायक में। ये क्या है, विलायक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो बच्चों, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसके अब बिल्कुल जो समझाया मैंने वही डेफिनेशन बताइए आपको। ठीक है, देखो तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हम कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है, किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है, कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब देखो
जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो क्या होगा, विलयन में। देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, यानी P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारा, P1 नॉट X1। ठीक है, जहां लिख लो, जहां P1 क्या है, P1 है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। नहीं, देखो P1 क्या हो जाएगा, P1 तो हमारा क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब था वो। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और P1 नॉट क्या था, शुद्ध, P1 नॉट था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम जानते हैं, ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, तो लिखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को P1 नॉट से घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे तो क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1 और P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1। ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1, इसको P1 नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस X1। बचा कि नहीं बचा, बचा। अब हम जानते हैं, हम मोल अंश में हमने क्या पढ़ा था, X1 प्लस X2 बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो X2 बराबर जब X1 को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, X1। तो क्या हो जाएगा, आप लिखो समीकरण 2 से, तो डेल्टा P1 नॉट, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी X2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे समझ में इतना। अब देखो इतना सबकी क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। अब देखो इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा P1 नॉट बराबर X2। ठीक है, आ गया ना सबके समझ में। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब डेल्टा P1 हमने किसको माना था, P1 नॉट माइनस P1 को, P1 नॉट बराबर X2। और जब मोल अंश निकाल दे तो X2 का क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, X2 बराबर हो जाएगा हमारा, X2 बराबर हो जाएगा N2 पॉइंट में N1 प्लस N2। ठीक है, अब रख दो X2 की जगह रख दो इसका मान, रखो P1 नॉट माइनस P1 नॉट, X2 की जगह क्या हो जाएगा, N2 N1 प्लस N2। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। देखो जहां N1 व N2 क्या है, विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के उपस्थित विलायक और
और विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट N2 अपॉन N1 नॉट। ठीक है, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस N2 का मान रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा N2 और N1 नॉट का मान रखेंगे तो W2 M2 इंटू क्या हो जाएगा M1 अपॉन W1। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है बच्चों।